इसमें क्वेश्चन नंबर 29 वैभव गोयल ने 29 और 31 लिखा है। क्वेश्चन नंबर 29 और 31, ठीक है। 28 भी लिखा है कुछ बच्चों ने। तो सबसे स्मॉलेस्ट नंबर जो आ रहा है वो 28 आ रहा है। 28 क्वेश्चन देख लो। ये थोड़ा सा गैप हो गया तो कुछ बच्चे हो सकता है भूल गए हो। एंथैल्पी एक स्टेट फंक्शन है और उसके चेंज को मेजर किया जा सकता है। और थर्मोडायनेमिक्स के फर्स्ट लॉ की डिस्कवरी के बाद U प्लस पीवी टर्म बार बार आ रहा था, तो इसमें डेल्टा लगा दोगे तो ये बन जाएगा। तो इसके बहुत सारे इक्वेशन निकलेंगे, लेकिन आइडियल गैस अगर मान रहे हो तो डेल्टा U प्लस पी डेल्टा V बोल सकते हो। और क्योंकि PV इज इक्वल टू NRT होता है, वॉल्यूम में चेंज मोल्स के चेंज के प्रोपोर्शनल होगा, तो डेल्टा H इज इक्वल टू डेल्टा U प्लस डेल्टा NGRT भी लिख सकते हो। बाकी दो और फॉर्मूले हैं। रिजिड वेसल में कर रहे हो तो डेल्टा H इज इक्वल टू डेल्टा U प्लस V डेल्टा P हो जाएगा। और अगर दोनों प्रेशर वॉल्यूम बदल रहा है तो डेल्टा H इज इक्वल टू डेल्टा U प्लस फाइनल प्रेशर वॉल्यूम का मल्टीप्लीकेशन माइनस इनिशियल प्रेशर वॉल्यूम का मल्टीप्लीकेशन, ऐसा भी लिख सकती है सारे फॉर्मूले से। सिचुएशन पे डिपेंड करता है कौन सा फॉर्मूला कब यूज करेंगे। बाकी एंथैल्पी इज अ स्टेट फंक्शन एंड इट इज एन एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी। अगर दो सिस्टम्स को ऐड करते हो तो उनके एंथैल्पी चेंज को भी ऐड करना पड़ेगा। अब इस क्वेश्चन पे आ जाते हैं। लिक्विड के मॉलिक्यूल्स को कट कर दीजिए, क्योंकि ये वाला जो फॉर्मूला है केवल गैस के मॉलिक्यूल्स के साथ है। और एक केमिकल रिएक्शन का क्वेश्चन है तो इसमें ये वाला इक्वेशन काम में आएगा। एंथैल्पी चेंज की जगह पे -3271 लिख दो। डेल्टा H इज इक्वल टू डेल्टा U पूछा है, लेकिन 1.5 मोल बेंजीन के लिए पूछा है। अभी बेंजीन के आगे 1 लिखा हुआ है, तो अभी तो 1 मोल के लिए कर रहे हैं। तो डेल्टा H इज इक्वल टू डेल्टा U प्लस डेल्टा N, यहां पर 6 लिखा है और यहां पर 15/2 लिखा है 7.5, तो 6 माइनस 7.5 हो जाएगा -1.5। आर की वैल्यू होती है 8.314 जूल्स में, और टेम्परेचर दिया हुआ है 300 केल्विन। टेम्परेचर केल्विन में होना चाहिए, क्योंकि जूल में है और 1 किलो जूल में है। यूनिट्स एंड डायमेंशंस आपने पढ़ाई है, तो इसको 1000 से डिवाइड कर देंगे। ये कैलकुलेशन करने के बाद आप डेल्टा U फाइंड आउट कर लोगे, तो वो डेल्टा U हो जाएगा डेल्टा U ऑफ कंबस्शन ऑफ 1 मोल ऑफ बेंजीन होगा, क्योंकि अभी बेंजीन के आगे 1 मोल लिखा हुआ है। तो फाइनल आंसर पाने के लिए जो तुम्हारा यहां पर कैलकुलेशन आएगा उसको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 1.5 से, तब जाकर के तुम्हारा फाइनल आंसर आएगा। कई बार इस क्वेश्चन यही क्वेश्चन एग्जाम में आ चुका है। बस वहां पर जो टर्म्स यूज किया गया था बता देता हूं मैं। द हीट एक्सचेंज्ड ड्यूरिंग द रिएक्शन एट कांस्टेंट प्रेशर, ये दिया हुआ था 3271 किलो जूल्स। फाइंड द हीट एक्सचेंज्ड एट कांस्टेंट वॉल्यूम फॉर 1.5 मोल ऑफ बेंजीन। तो तुम्हें बस याद रखना है कि हीट एक्सचेंज्ड एट कांस्टेंट प्रेशर अगर है तो एंथैल्पी चेंज होता है, और हीट एक्सचेंज्ड एट कांस्टेंट वॉल्यूम जो है वो डेल्टा U होता है, क्योंकि Q एट कांस्टेंट प्रेशर ही एंथैल्पी चेंज होता है एंड Q एट कांस्टेंट वॉल्यूम ही डेल्टा U होता है। तो कई बार थोड़ा जो टर्मिनोलॉजी है वो चेंज करके भी क्वेश्चन पूछते हैं। एंथैल्पी को हीट एट अ कांस्टेंट प्रेशर और इंटरनल एनर्जी चेंज को हीट एट अ कांस्टेंट वॉल्यूम भी पूछते हैं, ऐसा भी कहते हैं। बाकी बहुत इजी क्वेश्चन है, इस तरह से सॉल्व होगा। समझ में आ गया हो तो एक बार लिख के बता दीजिए। ये क्वेश्चन क्लास में डिस्कस किया था जब लास्ट लेक्चर हुआ था 1 हफ्ता पहले, ठीक है। सब बच्चों को समझ में आ गया क्वेश्चन। इट इज अ कंपैरेटिवली इजी क्वेश्चन, और जनरली जेईई मेंस में इस तरह का क्वेश्चन आता है। एंथैल्पी के क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट रहते हैं जेईई मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से। कोई भी केमिकल रिएक्शन दिखाई पड़े तो ये वाला इक्वेशन काम में आएगा। रिएक्शन में सारी गैसेस को आइडियल गैस माना गया है, और एंथैल्पी चेंज हो मतलब एनर्जी की जहां बात आती है तो वो एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी होता है। तो 1 मोल के लिए आपने निकाला है तो 1.5 मोल के लिए मल्टीप्लाई हो जाएगा। ये किलो जूल्स और जूल्स वाली बात याद रखनी है। ये आर की वैल्यू जूल्स में है
और ये एंथैल्पी चेंज किलो जूल्स में है, तो यहाँ मैंने बताया था, पिछली बार ही बताया था कि 1000 से डिवाइड करना बच्चे भूल जाते हैं, इसको जरूर से करना है और फिर सॉल्व करना है। ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। वैसे 90% बच्चों ने कर लिया, इस क्वेश्चन को पहले कर लिया होगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 29 देखो। कंसीडर द रिएक्शन एट 300 केल्विन। ये रिएक्शन बोर्ड पे लिखा हुआ है, सब गैसियस स्टेट में है। डेल्टा एच दिया हुआ है -185। अब ये हाइड्रोजन के आगे तुमको दिखाई पड़ रहा होगा 1। जब 1 मोल हाइड्रोजन 1 मोल क्लोरीन गैस के साथ रिएक्शन करेगा और 2 मोल्स हाइड्रोजन क्लोराइड गैस बनेगा, तो एंथैल्पी चेंज इज नॉट का मतलब होता है 298 केल्विन और 1 बार प्रेशर पे कैलकुलेट किया गया है। मॉड्यूल में 1 ATM भी लिखा हुआ है, चलेगा, बाकी स्टैंडर्ड में 1 बार में करते हैं अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी। If 2 mole of hydrogen completely react with 2 mole of chlorine to form HCl, then what is the delta U for this reaction? Now, again, this is a question of chemical reaction. For any question of chemical reaction, we use the equation delta H is equal to delta U plus delta NGRT. Now, the value of delta Ng is 0 because the number of moles of gaseous product is equal to number of moles of gaseous reactants. तो इसका मतलब डेल्टा एच की वैल्यू डेल्टा यू के वैल्यू के बराबर तो होगी, इसमें कोई डाउट नहीं है। लेकिन इन्होंने क्वेश्चन में बोला है कि इनको 2 मोल्स हाइड्रोजन का काम है, तो एंथैल्पी एक स्टेट फंक्शन है, एक एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी है। अगर पूरे रिएक्शन को 2 से मल्टीप्लाई करते हो, अगर पूरे रिएक्शन को 2 से मल्टीप्लाई करते हो, तो जो फाइनल रिएक्शन आएगा उसका एंथैल्पी चेंज का आंसर भी इसका डबल होगा, दैट इज -370 होगा। और क्योंकि डेल्टा एच और डेल्टा यू इस क्वेश्चन में इक्वल आएगा, क्योंकि दोनों तरफ के मोल्स के सम इक्वल है, गैसियस मोल्स के सम, तो इसलिए इस क्वेश्चन का जो आंसर आएगा डेल्टा यू का, वो भी आ जाएगा -370। क्योंकि दिया नहीं है इसलिए इसका आंसर जो है वो डी हो जाएगा। द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन शुड बी -370 किलो जूल्स। ठीक है, जनरली यहां पर तो बिगनर बॉक्स में है या एक्सरसाइज में भी हो सकता है, लेकिन जनरली जो न्यूमेरिकल क्वेश्चंस होते हैं उसमें नन ऑफ दीज के चांसेस थोड़े कम रहते हैं, उसमें आंसर के फॉर्म में रहता है। यहां पर इसका आंसर -370 होगा, क्योंकि है नहीं इसलिए इसका आंसर डी हो जाएगा। समझ में आ गया हो तो एक बार चैट बॉक्स में लिख के बता दीजिए कितने बच्चों को क्लियर हो गया ये क्वेश्चन। वही सेम प्रोटोकॉल फॉलो करना है, पहले से क्लियर था, पहले से ही सॉल्व कर लिया था तो करेक्ट लिख सकते हो, अभी इस वक्त क्लियर हुआ है तो यस लिख सकते हो, और रिपीटेडली पूछ भी सकती हो चाहो तो, बाकी तो रिपीट करने की जरूरत नहीं है, जितना आप रिपीट करोगे उतना और कम हो जाएगा अपना टाइम। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। इट इज अ वेरी इजी क्वेश्चन, 29 क्वेश्चन आसान क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन जो पूछा है वो क्वेश्चन नंबर 30 कुछ बच्चों ने पूछा है, ये भी मेरे समझ से कुछ खास नहीं है। देखो, 1 मोल ऑफ एन आइडियल गैस अंडरगोज चेंज 2 ATM 3 लीटर से 2 ATM 7 लीटर्स। कांस्टेंट प्रेशर पे इनका वॉल्यूम चेंज हो रहा है, एंथैल्पी चेंज पूछा है लीटर एटीएम में। ठीक है, तो डेल्टा एच इज इक्वल टू डेल्टा यू प्लस पी डेल्टा वी। तो डेल्टा यू की जगह पे 30 लिख दो लीटर एटीएम, और प्रेशर जो है वो तुम्हारा 2 है, और डेल्टा वी मतलब 7 - 3, 7 - 3 इज इक्वल टू 4, 7 - 3 इज इक्वल टू 4, और 4 × 2 इज इक्वल टू 8। तो ये तुम्हारा जो आंसर है वो कितना हो जाएगा, 30 लीटर एटीएम प्लस 8 इज इक्वल टू 38 लीटर एटीएम, इसका आंसर हो जाएगा। कोई यूनिट में भी चेंज नहीं करना है, लीटर एटीएम में क्वेश्चन फ्रेम्ड है, डेल्टा यू की वैल्यू भी लीटर एटीएम में दिया हुआ है, तो सॉल्व होकर के इसका आंसर आ जाएगा। तो ये क्लियर हो गया क्या? ये भी आसान क्वेश्चन ही है अगर देखा जाए तो। कितने बच्चों का क्लियर हो गया क्वेश्चन नंबर 30? एक आध दो बच्चों ने पूछा था, जल्दी से लिख करके बता दो। ठीक है, करेक्ट है ज्यादातर बच्चों का। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 31। एक ही क्वेश्चन अच्छा है जिसमें बच्चे अटकते हैं, वो है क्वेश्चन नंबर 31, बाकी सब तो कर लेते हैं वो। देखो, डेल्टा एच इज इक्वल टू डेल्टा यू प्लस पी डेल्टा वी होता है। तो डेल्टा यू माइनस डेल्टा एच इज इक्वल टू माइनस पी डेल्टा वी हो जाएगा, और माइनस पी डेल्टा वी एक तरह से वर्क होता है। खैर कैसे सॉल्व करें हम लोग,
ये प्रेशर दिया हुआ है बार में, और ये डायमंड और ग्रेफाइट का डेंसिटी दिया हुआ है, डायमंड का 3 और ग्रेफाइट का 2। डायमंड की डेंसिटी ज्यादा है, डायमंड में कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन sp3 होता है, ग्रेफाइट में sp2 होता है। एट अ सर्टेन टेम्परेचर फाइंड द वैल्यू ऑफ दिस 1 मोल ऑफ ग्रेफाइट। 1 मोल का मतलब हो गया 12 ग्राम्स, क्योंकि ग्रेफाइट हो चाहे डायमंड हो, उसके अंदर कार्बन होता, कार्बन के 1 मोल का वेट हो जाएगा 12 ग्राम्स। तो जो तुम्हारा ग्रेफाइट है उसका वॉल्यूम हो जाएगा 6 सीसी, सीसी मतलब ml होता है, और तुम्हारा जो डायमंड है उसका वॉल्यूम हो जाएगा 4 ml। अब इस क्वेश्चन में करना क्या है, इस क्वेश्चन में ग्रेफाइट को डायमंड में चेंज करना है। अगर ग्रेफाइट को डायमंड में चेंज करना है तो माइनस पी, पी के जगह पे तुम लिखोगे 5 इंटू 10 टू द पावर 5, बस ध्यान रखना कि ये बार में है। और ग्रेफाइट को डायमंड में चेंज करना है तो डायमंड का वॉल्यूम माइनस ग्रेफाइट का वॉल्यूम। अब देखो ये तुम्हारा है मिलीलीटर में, मिलीलीटर को लीटर में चेंज करने के लिए 10 टू द पावर -3 से मल्टीप्लाई करना पड़ता है, सबको पता ही बात। और ये बार में है और ये लीटर में है। बहुत पहले तुमने सीखा है कि अगर तुम्हारा प्रेशर बार में है और तुम्हारा वॉल्यूम लीटर में है तो वर्क डन लीटर बार में आएगा या बार लीटर में आएगा। बार लीटर को जूल्स में चेंज करने के लिए 100 से मल्टीप्लाई करना पड़ता है। अगर तुम्हें याद हो, लीटर एटीएम को जूल्स में चेंज करने के लिए 101.325 से मल्टीप्लाई करना पड़ता है, लेकिन बार लीटर को जूल्स में चेंज करने के लिए 100 से मल्टीप्लाई करना पड़ता है। और अगर इसको किलो जूल्स में चेंज करना है तो डिवाइड बाय 1000 भी करना पड़ेगा। तो सारे नंबर्स एक ही जगह पे लिख दिए मैंने। अगर देखो तो 10 पावर 5 और 2 10 पावर 7, और ये 1 2 3 और ये कट गया तो ये तुम्हारा बचा 5, यहां पर हो गया 2 माइनस माइनस प्लस हो गया, एक और 10 बचा, तो इसका आंसर जो है 100 किलो जूल्स हो गया। वैसे भी अगर थोड़ा थियोरेटिकली सोचो कि अगर तुम्हें ग्रेफाइट को डायमंड बनाना है तो तुम्हें क्या करना पड़ेगा, कार्बन एटम्स के क्लोजनेस को बढ़ाना पड़ेगा, कार्बन एटम्स को पास लाना पड़ेगा, डेंसिटी को बढ़ाना पड़ेगा, और डेंसिटी को बढ़ाने के लिए सिस्टम पे प्रेशर लगाना पड़ता है। और जब सिस्टम पे प्रेशर लगाते हो तो अकॉर्डिंग टू द प्रोटोकॉल ऑफ केमिस्ट्री, thermodynamics of chemistry, work is done on the system, and work is done on the system, the work done is always calculated with a positive sign। तो बिल्कुल सही है, इसका जो वर्क डन होना चाहिए वो 100 किलो जूल पर मोल होना चाहिए, तो इसका आंसर ये हो जाएगा। तो इस तरह से एनालिसिस भी कर सकती हो कि जो आपने सॉल्व किया है वो थ्योरेटिकली क्या सही जा रही हो, तो बिल्कुल सही जा रही हो, इसका आंसर जो है 100 किलो जूल्स पर मोल होगा। ये एक अच्छा क्वेश्चन है। कितने बच्चों को समझ में आ गया, लिख करके बता दूं, पहले से ही करेक्ट था तो भी लिख करके बता दूं। शिवांश को समझ में आ गया है, आरजव ने रिपीट लिखा है फिर से, ठीक है, बाकी बहुत सारे बच्चों ने रिपीट, 2-4 बच्चों ने लिखा है। बहुत इजी क्वेश्चन है, देखिए उसको बोर्ड पे भी सॉल्व कर सकता हूं मैं। क्वेश्चन 31, डेल्टा एच इज इक्वल टू डेल्टा यू प्लस पी डेल्टा वी होता है। तो डेल्टा यू माइनस डेल्टा एच इज इक्वल टू माइनस पी डेल्टा वी होगा। दैट इज इक्वल टू माइनस पी वॉल्यूम ऑफ डायमंड माइनस वॉल्यूम ऑफ ग्रेफाइट। अब अगर ग्रेफाइट को डायमंड में चेंज कर रहे हो और 1 मोल की बात कर रहा है, तो 1 मोल ग्रेफाइट का वेट होगा 12 ग्राम्स और 1 मोल डायमंड का वेट भी होगा 12 ग्राम्स, क्योंकि ग्रेफाइट और डायमंड दोनों कार्बन के एलोट्रोप्स होते हैं। इसका डेंसिटी दिया हुआ है 3 ग्राम्स पर सीसी, सीसी मतलब ml होता है, और इसका डेंसिटी दिया 2 ग्राम्स पर सीसी, तो इसका वॉल्यूम हो जाएगा 4 सेंटीमीटर क्यूब। इसका 2 दिया हुआ है एक्चुअली में, और इसका 3 दिया हुआ है, तो इसका वॉल्यूम जो है वो तुम्हारा हो जाएगा 6 सेंटीमीटर क्यूब, और इसका हो जाएगा 4 सेंटीमीटर क्यूब और ml। तो बस कैलकुलेशन में पुट करो, डेल्टा यू माइनस डेल्टा एच इज इक्वल टू माइनस पी, पी की वैल्यू है 5 इंटू 10 पावर 5, बार में है ये, और वॉल्यूम में चेंज हो जाएगा 4 माइनस 6 सेंटीमीटर क्यूब को लीटर में चेंज करने के लिए 10 टू द पावर -3 से मल्टीप्लाई किया, ये बार में है और ये लीटर में है,
इसको जूल में चेंज करने के लिए 100 से मल्टीप्लाई किया और जूल वाले वैल्यू को किलो जूल में चेंज करने के लिए 1000 से डिवाइड किया, क्योंकि 1 लीटर बार इज इक्वल टू 10 टू द पावर 2 जूल्स के इक्वल होता है। बस सॉल्व हो गया। अब तो समझ में आ गया होगा। 2-3 बच्चों ने जो रिपीट लिखा था जल्दी से लिख के बता दीजिए। ठीक है, क्लियर हो गया ये। चलिए, जितना ज्यादा अपन रिपीट करेंगे उतना अपना टाइम जो है वो खर्च होता चला जाएगा, तो उसका रिपरकर्शन हो सकता है कि कुछ चीज बहुत तेज आ जाए। क्वेश्चन नंबर 32, एट कांस्टेंट प्रेशर एंड टेम्परेचर विच स्टेटमेंट इज करेक्ट फॉर द रिएक्शन CO गैस प्लस हाफ O2 गैस इज इक्वल टू CO2 गैस। ठीक है, तो इधर के तरफ जो नंबर ऑफ मोल्स है वो 1 है और इधर की तरफ जो नंबर ऑफ मोल्स है वो 1.5 है, तो डेल्टा एन की जो वैल्यू होगी वो नेगेटिव होगी, और डेल्टा एन की वैल्यू क्योंकि नेगेटिव है तो डेल्टा एच इज इक्वल टू डेल्टा यू प्लस डेल्टा एन GRT होता है। तो डेल्टा एन के जगह पे -0.5 लिखना पड़ेगा, फिर R और T से मल्टीप्लाई करोगे और सॉल्व करोगे तो डेल्टा एच जो है वो डेल्टा यू से जो है वो स्मॉलर आ रहा है। डेल्टा एच का जो वैल्यू है वो डेल्टा यू या डेल्टा ई एक ही चीज है, इंटरनल एनर्जी चेंज से छोटी आ रही है। 32nd क्वेश्चन समझ में आ गया है? तो इजी क्वेश्चन है। ठीक है, क्लियर है सबको? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 34 पूछा है कुछ बच्चों ने, 34 देख लेते हैं। 34 ये क्या है क्वेश्चन? एट कांस्टेंट टेम्परेचर डेल्टा एच माइनस डेल्टा ई पूछा है। ये भी वही क्वेश्चन है। जब भी केमिकल रिएक्शन आएगा यही फॉर्मूला लगाना है, डेल्टा एच इज इक्वल टू डेल्टा यू प्लस डेल्टा NGRT। तो डेल्टा एच माइनस डेल्टा यू is equal to delta NGRT, whereas delta NG is number of moles of gaseous product minus number of moles of gaseous reactant, जो कि केमिकल इक्विलिब्रियम में भी करते थे। तो लिक्विड को काट दो, इधर 3 है इधर 5 है और 1 है, तो 5 + 1 6, 3 minus 6 is equal to -3, therefore the answer will be -3 RT। क्लियर हो गया सब बच्चों को? ठीक है, एक बच्चे ने पूछा कि ऊपर 0.5 नेगेटिव क्यों लिखा है? ये 1 मोल गैस है और ये 1 और 0.5 कितना होता है? 1.5। इधर 1 मोल गैस है, इधर 1.5 मोल गैस है, तो डेल्टा NG क्या होता है? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैसियस प्रोडक्ट माइनस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैसियस रिएक्टेंट इज इक्वल टू -0.5। तो डेल्टा H इज इक्वल टू डेल्टा U -0.5 R इंटू T होगा। क्लियर है? जब भी केमिकल रिएक्शन आएगा ये वाला कॉन्सेप्ट लगाना है। इस तरह के क्वेश्चन जेई मेंस में, बिट सेट में और जितने भी ऐसे आसान लेवल के पेपर होते हैं उसमें आते हैं। ठीक है, सबको क्लियर हो गया? आगे बढ़ते हैं आगे की थ्योरी में। इसके अलावा तो कुछ होमवर्क मैंने दिया नहीं था जहां तक मुझे याद है, क्योंकि हम लोगों ने एंथैल्पी पढ़ना स्टार्ट किया था और आज मोस्ट प्रॉब्ली जितने भी डिफरेंट टाइप्स ऑफ एंथैल्पीज है उसको कवर कर लेंगे, एक आध दो बचेंगे शायद। वी वर स्टडिंग एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन। अगर किसी एंथैल्पी के आगे स्टैंडर्ड लग जाता है, मान लो मैं कहता हूं स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन, तो उसका मतलब हो जाएगा एंथैल्पी जिस समय कैलकुलेट किया गया है उस समय प्रेशर जो है वो 1 बार है या 1 atm है अप्रोक्सीमेटली, और जो टेम्परेचर है वो 298 केल्विन है, तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन होता क्या है? जब 1 मोल कोई भी केमिकल सब्सटेंस फॉर्म होता है अपने एलिमेंट्स से जो कि स्टैंडर्ड स्टेट्स में लिए गए हैं, तो उस रिएक्शन के एंथैल्पी चेंज का जो आंसर होगा उसको एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन कहते हैं। हम लोगों ने कुछ 7-8 रिएक्शन भी करे थे, एक में और लिख देता हूं जिससे कि याद आ जाए।
कोई अगर कहता है कि इथाइल अल्कोहल के एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन का रिएक्शन बताओ, तो तुम पहले इथाइल अल्कोहल लिखोगे, ब्रैकेट में लिक्विड लिखोगे, फिर सोचोगे इथाइल अल्कोहल किन एलिमेंट्स से फॉर्म हुआ है। इथाइल अल्कोहल कार्बन से, हाइड्रोजन से और ऑक्सीजन से फॉर्म हुआ है, तो यहां पर तुम लिखोगे 2 कार्बन, ब्रैकेट में लिखोगे ग्रेफाइट, प्लस लिखोगे 3 हाइड्रोजन, ब्रैकेट में लिखोगे गैस, और फिर उसके बाद लिखोगे प्लस हाफ ऑक्सीजन, ब्रैकेट में लिखोगे गैस, और ये एरो बना करके ये रिएक्शन कंप्लीट हो गया। तो तुम्हारा 1 मोल इथाइल अल्कोहल बना है और सब अपने एलिमेंट्स से बना है, जो कि IUPAC के अकॉर्डिंग स्टैंडर्ड स्टेट्स में अपन ने लिए हैं। कार्बन का स्टैंडर्ड स्टेट ग्रेफाइट होता है, हाइड्रोजन का H2 गैस होता है और ऑक्सीजन का O2 गैस होता है। तो इस रिएक्शन के एंथैल्पी चेंज का जो आंसर होगा, दैट इज आल्सो द एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ इथाइल अल्कोहल, बिकॉज द एंथैल्पी चेंज ऑफ एनी केमिकल रिएक्शन is always equal to enthalpy of formation of product minus enthalpy of formation of reactants. फिर से बोल रहा हूं, the enthalpy change of any chemical reaction is always equal to, is also equal to the enthalpy of formation of product minus enthalpy of formation of reactant. तो इस रिएक्शन का जो एंथैल्पी चेंज है, वो एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ इथाइल अल्कोहल माइनस एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ सी ग्रेफाइट, हाइड्रोजन और हाफ ऑक्सीजन, क्योंकि इनके एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन 0 है, क्योंकि स्टैंडर्ड स्टेट्स में है, तो इस रिएक्शन का जो एंथैल्पी चेंज होगा वो एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ इथाइल अल्कोहल भी होगा। तो इसलिए जब भी किसी भी रिएक्शन के एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन का रिएक्शन लिखना है, तो ये जो मॉलिक्यूल है इसका स्टेट सही लिखना है, और ये मॉलिक्यूल किन एलिमेंट्स से बना है उन एलिमेंट्स का यहाँ पर स्टैंडर्ड फॉर्म लिखना है। और एक और चीज, इस मॉलिक्यूल के आगे यहाँ जो नंबर है वो हमेशा 1 होना चाहिए, मतलब इसके 1 मोल को बनाने के लिए कितने एलिमेंट्स स्टैंडर्ड फॉर्म में लेने पड़ेंगे, वो उस रिएक्शन का जो एंथैल्पी चेंज होता है, दैट इज नोन एज एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ दिस मॉलिक्यूल, जो अपन पिछले लेक्चर में पढ़ चुके थे। ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं किसी को यहाँ पर? एक बार लिख करके बता दो, बाकी क्वेश्चन सॉल्व करने से ही ये जहां तक मुझे लगता है क्लियर होगा, थ्योरी पढ़ने से तो उतना क्लियर नहीं होगा। तो मैं बताता हूं, सीधे थर्मोकेमिस्ट्री के एंथैल्पी के क्वेश्चन में जाते हैं। ये क्या क्वेश्चन नंबर 11 सॉल्व कर सकते हैं जितने बच्चे हैं? क्वेश्चन नंबर 11, सेलेक्ट द करेक्ट ऑप्शंस। डेल्टा H नॉट F इसका फुल फॉर्म है स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन, ये जो यहां पर लिखा हुआ है इसका फुल फॉर्म है स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन, और ये ग्राफ मतलब वो ग्राफ पेपर वाला ग्राफ ने, इसका मतलब है ग्रेफाइट, वो शॉर्ट फॉर्म में ऐसा लिखा रहता है ग्रेफाइट, क्योंकि जी लिख नहीं सकते, जी का मतलब गैस होता है। तो स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ सी ग्रेफाइट इज 0, ब्रोमीन लिक्विड, हाइड्रोजन गैस, ब्रोमीन गैस। क्या इसका आंसर होगा ABCD में? एक बार जल्दी से लिख करके बता दूं। सी लिखा है कई बच्चों ने, ग्रेफाइट पूरा क्यों नहीं लिखा? नहीं लिखा है, कोई दिक्कत नहीं है, ऐसा भी लिख देते हैं कई बार। तो आंसर देख लेते हैं इसका। ये वाला सही है, ये वाला सही है, ये वाला सही है, ये गलत है, क्योंकि ब्रोमीन लिक्विड स्टेट में स्टैंडर्ड होता है और जो आयोडीन है वो सॉलिड स्टेट में स्टैंडर्ड होता है, तो इसका आंसर जो है वो सी हो जाएगा। बिल्कुल सही है, इसका मतलब थोड़ा थोड़ा याद आ रहा जो पढ़ा था पिछले लेक्चर में। ये क्वेश्चन नंबर 20 सॉल्व करना है। द स्टैंडर्ड इंटरनल एनर्जी चेंज डेल्टा U फॉर द रिएक्शन, ये given that standard enthalpy of formation of OF2 H2O HF are this। कैसे सॉल्व करेंगे इसको? जल्दी से सॉल्व करके बता दीजिए।
इस रिएक्शन का स्टैंडर्ड इंटरनल एनर्जी चेंज पूछा है। इस रिएक्शन का स्टैंडर्ड इंटरनल एनर्जी चेंज पूछा है और एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ HF दिया है, वाटर दिया है और OF2 दिया है। क्या कोई बता सकता है कि एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ O2 गैस क्यों नहीं दिया है? क्या कोई चैट बॉक्स में लिख के बता सकता है कि एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ O2 गैस क्यों नहीं दिया है क्वेश्चन ने? 0 होता है, बिल्कुल सही है। O2 जो है, O2 गैस जो है वो ऑक्सीजन का स्टैंडर्ड फॉर्म है और उसका स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन 0 होता है। तो कैसे करोगे इस क्वेश्चन को? जल्दी से सॉल्व करके बताओ। कई बच्चों ने आंसर लिख दिया है, मैं तरीका बता देता हूं। इस रिएक्शन का, ये जो रिएक्शन बोर्ड पे लिखा हुआ है, इस रिएक्शन का डेल्टा H इज इक्वल टू डेल्टा U प्लस डेल्टा NRT के इक्वल होगा, क्योंकि हर केमिकल रिएक्शन में लगता ही है। ये देखो यहाँ 2 लिखा है, गैस लिखा है, सभी गैस है तो प्रॉब्लम नहीं है। 2 और प्लस 1 3, यहाँ 1 प्लस 1 2, तो 3 माइनस 2 इज इक्वल टू 1। तो 1 लिखो चाहे ना लिखो, R 8.314 लिखना पड़ेगा और टेम्परेचर 298 लिखना पड़ेगा। टेम्परेचर जो है वो 298 लिखेंगे क्योंकि स्टैंडर्ड का क्वेश्चन है, डिवाइडेड बाई 1000 करेंगे। अब डेल्टा H निकालेंगे। मैंने अभी बताया किसी भी रिएक्शन का एंथैल्पी चेंज एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ प्रोडक्ट माइनस एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ रिएक्टेंट होता है। हमें ये कैलकुलेट तो करना है, लेकिन ये कैलकुलेट करने के लिए डेल्टा H फाइंड आउट करना पड़ेगा। किसी भी रिएक्शन का एंथैल्पी चेंज एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ प्रोडक्ट माइनस एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ रिएक्टेंट भी होता है। तो HF का एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन कितना दिया हुआ है? HF का एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन जो है वो 3rd नंबर पे दिया हुआ है, -268.6। तो हम लोग यहाँ पर लिखेंगे -268.6 मल्टीप्लाइड बाई 2, क्योंकि 2 मोल बन रहा है ये। फिर प्लस 0, 0 क्यों लिखा है? ऑक्सीजन के लिए 0। फिर माइनस साइन लगाएंगे। OF2, OF2 का एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन दिया हुआ है 23 और H2O गैस, H2O गैस का एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन दिया हुआ है -241.8, -241.8। ये एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ प्रोडक्ट माइनस एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ रिएक्टेंट्स। ये जब सॉल्व करोगे तो क्या आएगा? ये एंथैल्पी चेंज ऑफ दिस रिएक्शन आएगा। इस वैल्यू को उठा करके यहां पुट करना पड़ेगा, डेल्टा U को फाइंड आउट करना पड़ेगा। ये गलती नहीं करना है अपने को कि ये वाली सारी वैल्यूज जो है वो देखो किलो जूल्स में लिखा हुआ है, रहेगा ही वो तो, और ये R की वैल्यू जूल्स में होती है, तो इसे क्या करना पड़ेगा? 1000 से डिवाइड जरूर करना पड़ेगा। तो तुम्हारे सामने कोई भी केमिकल रिएक्शन आ जाए और कहे कि मुझे इस केमिकल रिएक्शन का हीट एनर्जी कैलकुलेट करना है कांस्टेंट वॉल्यूम पर, ये तो कंपैरेटिवली इसके वर्डिंग्स इजी है, सीधे सीधे लिख दिया डेल्टा U कैलकुलेट करिए। कई बार ऐसे लिख देते हैं कि इस केमिकल रिएक्शन का हीट एनर्जी कैलकुलेट करना है कांस्टेंट वॉल्यूम पर, मतलब क्वेश्चन चाहता है कि उस केमिकल रिएक्शन का डेल्टा U कैलकुलेट किया जाए। तो किसी भी केमिकल रिएक्शन का डेल्टा U कैलकुलेट कर लेंगे, बिल्कुल कर लेंगे। उसके लिए केमिकल रिएक्शन के एंथैल्पी चेंज कैलकुलेट करना पड़ेगा, और एंथैल्पी चेंज ऑफ एनी केमिकल रिएक्शन इज ऑलवेज इक्वल टू एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ प्रोडक्ट मॉलिक्यूल्स माइनस एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स। उसको यहां पर फाइंड आउट करके पुट करेंगे, डेल्टा U आ जाएगा, मतलब इस क्वेश्चन का ये सॉल्यूशन होगा। समझ में आ गया हो तो यस लिखना है, जबरदस्ती अपने को करेक्ट नहीं लिखना है, और अगर करेक्ट था तो करेक्ट लिखना है, और नहीं समझ में आ रहा तो पूछना है, क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इस तरह का क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट होता है एग्जाम में, इस तरह के क्वेश्चन जो है वो बहुत ज्यादा आते हैं। ठीक है, क्लियर? ज्यादातर बच्चों को जो है उन्होंने यस लिखा है, तनिष ने रिपीट लिखा है। ठीक है, ठीक, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये कई बार बच्चे लगातार इसको पूछ रहे हैं, जबकि ये तो क्लियर हो जाना चाहिए
कि डेल्टा एच इज इक्वल टू डेल्टा यू प्लस डेल्टा एन जी आर टी। आर की वैल्यू जो होती है, आर की जो वैल्यू होती है वो 8.314 होता है और यूनिट होता है जूल्स पर मोल पर केल्विन। गैसियस स्टेट में 0.0821 यूज करते हैं, लेकिन आर की वैल्यू यहां जूल्स में यूज करते हैं तो 8.314 और ये किलो जूल्स में दिया हुआ है। डेल्टा यू के सारे ऑप्शंस किलो जूल्स में दिए हुए हैं और ये जूल्स में तो यूनिट्स एंड डायमेंशंस में गलती हो जाएगी ना, तो ये बार बार पूछने की क्या जरूरत है, इसको अपने को 1000 से डिवाइड करना ही है। समझ में आ रही बात? क्लियर है? ये जूल्स वाली बात, ये 1000 से डिवाइड करने वाली बात जो है बहुत कॉमन है, हर क्वेश्चन में ये तो करना ही पड़ेगा और 10 में से 3 4 5 बच्चे गलती करते ही है। ये 10 में से 3 4 5 बच्चे गलती करते हैं, उनका आंसर ही नहीं आता, छोड़ देते हैं उस क्वेश्चन को। आंसर बिल्कुल नहीं आएगा क्योंकि 1000 से डिवाइड करना भूल जाते हैं वो। ठीक है, तो किसी भी केमिकल रिएक्शन का डेल्टा यू पूछता है तो उसको कैलकुलेट करने का ये मेथड होगा। समझ में आ गया सब बच्चों को? एक बार तनिष लिख करके बता दीजिए। For any chemical reaction, the enthalpy change is always equal to enthalpy of formation of product minus enthalpy of formation of reactants। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ये तो हम लोग पढ़ चुके थे। जब तक कम से कम 2 एंथैल्पी आप नहीं पढ़ोगे तब तक प्रॉपर थर्मोकेमिस्ट्री के क्वेश्चन फ्रेम नहीं होंगे। द सेकेंड इज एंथैल्पी ऑफ कंबस्शन। तो आज अपना टारगेट है कि मोस्टली जितने भी टाइप्स ऑफ एंथैल्पीज होते हैं उसको अपन कंप्लीट कर दे। एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन स्टडी कर चुके हैं, लेकिन जब आप क्वेश्चन सॉल्व करोगे उसमें अटकोगे और उसके डाउट्स क्लियर करोगे तो वो 100% क्लियर होगा। एंथैल्पी ऑफ कंबस्शन, फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट थिंग, the value of enthalpy of formation can be positive as well as negative। एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन के वैल्यूज पॉजिटिव भी हो सकते हैं और नेगेटिव भी हो सकते हैं। अगर किसी मॉलिक्यूल के एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन का जो आंसर है वो अगर नेगेटिव आता है तो वो मॉलिक्यूल कंपैरेटिवली स्टेबल होगा उस मॉलिक्यूल के कंपैरिजन में जिसका एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन पॉजिटिव है। जैसे अभी तुमने क्वेश्चन देखा, उसमें OF2 का, ऑक्सीजन डाइफ्लोराइड का एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन पॉजिटिव था। C2H4, C2H2, ट्राइनाइट्रोटोलुइन, इन मॉलिक्यूल्स के एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन का आंसर पॉजिटिव होता है, रिएक्टिव मॉलिक्यूल्स होते हैं। हाइड्रोकार्बन आपने पढ़ा है, एल्कीन्स एंड अल्काइंस आर हाईली रिएक्टिव, they are easily attacked by electrophilic reagents, that means they are unstable, they are unstable। तो उसको सीधे थर्मोडायनेमिक्स से कोरिलेट कर सकती हो कि उनके एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन की वैल्यू जो है वो पॉजिटिव होती होगी। लेकिन ये आपसे कभी डिटेल में पूछा नहीं जाएगा, क्वेश्चन तो ऐसे रहेगा जैसे तुमने देखा अभी, कि ये बस तुमको पता होना चाहिए एट द बैक ऑफ योर माइंड कि जिन मॉलिक्यूल्स के एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन जो है वो पॉजिटिव होता है वो थर्मोडायनेमिकली अनस्टेबल होता है। जिनके एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन नेगेटिव होते हैं, जितने ज्यादा नेगेटिव होते हैं वो थर्मोडायनेमिकली स्टेबल होता है। ठीक है, और जिनका एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन 0 है वो थर्मोडायनेमिक IUPAC में वो उन एलिमेंट का स्टैंडर्ड फॉर्म होगा। मतलब अभी जो काम वाली बात है वो ये है कि एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन की जो वैल्यू है पॉजिटिव भी हो सकता है और नेगेटिव भी हो सकता है। ज्यादातर केस में नेगेटिव होगा क्योंकि इस दुनिया में वही मॉलिक्यूल सरवाइव करता है, एग्जिस्ट करता है जो कि स्टेबल होता है। जो अनस्टेबल होगा वो तो रिएक्ट कर जाएगा। अब एंथैल्पी ऑफ कंबस्शन की बात करते हैं तो सबको पता है कि कंबस्शन इज एन एक्सोथर्मिक रिएक्शन। कंबस्शन इज एन एक्सोथर्मिक रिएक्शन एंड द वैल्यू ऑफ एंथैल्पी ऑफ कंबस्शन इज ऑलवेज नेगेटिव। एंथैल्पी ऑफ कंबस्शन का जो आंसर होगा वो हमेशा नेगेटिव होगा, कभी पॉजिटिव होगा ही नहीं। कंबस्शन एक एक्सोथर्मिक रिएक्शन होता है जब किसी सब्सटेंस को तुम ऑक्सीजन के एक्सेस में हीट करती हो, इग्नाइट करती हो, तो उसमें जो अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी रिलीज होता है,
जिसको मेजर करते हैं कांस्टेंट टेम्परेचर प्रेशर कंडीशंस में, उस हीट एनर्जी को बोला जाएगा एंथैल्पी ऑफ कंबशन. When 1 mole of any substance is undergoing combustion in excess of air or oxygen, the amount of heat energy which is released at constant pressure temperature conditions is known as enthalpy of combustion. If the temperature is 298 Kelvin, if the temperature maintained is 298 Kelvin, and if the pressure is 1 atm or 1 bar, then the combustion enthalpy will be known as standard enthalpy of combustion. Definition कोई नहीं पूछेगा, डेफिनेशन तुम मॉड्यूल से भी उठा करके कॉपी में लिख सकते हो, कोई उसका एप्लीकेशन नहीं है, अप्लाई करना आना चाहिए न्यूमेरिकल में. तो सबसे पहली चीज कि ये कंप्लीट कंबस्शन वर्ड को कई बार बच्चे जज नहीं कर पाते हैं. कंप्लीट कंबस्शन का मतलब है कि कंबस्शन ऑक्सीजन के लिमिटेड अमाउंट में नहीं होना चाहिए. मतलब कार्बन का अगर कंप्लीट कंबस्शन करते हो, कार्बन का अगर कंप्लीट कंबस्शन करते हो तो यहां पर CO2 बनेगा. अब यहां पर एक चीज देखो, C ग्रेफाइट प्लस O2 गैस इज इक्वल टू CO2. मैंने लिखा डेल्टा H ऑफ दिस रिएक्शन इज -X. X कोई वैल्यू होगी, 100 200 400 कुछ भी हो सकता है. और मैंने लिखा C ग्रेफाइट प्लस हाफ O2 इज इक्वल टू CO गैस, और इसकी वैल्यू मैंने लिख दी -Y. अगर ऐसे X और Y में समझ में आ रहा था, उसको मान लो -100 लिख दिया, इसको मान लो -80 लिख दिया, किलो जूल्स में, कुछ भी मान लो. ठीक है. अब बड़े ध्यान से सुनना, ये जो -100 किलो जूल्स है, इसको तुम कार्बन का एंथैल्पी ऑफ कंबस्शन बोल सकते हो, लेकिन -80 को तुम कार्बन के एंथैल्पी ऑफ कंबस्शन नहीं बोल सकते. क्यों? क्योंकि कार्बन का जब कंप्लीट कंबस्शन होगा तो CO बनाएगा ही नहीं, बल्कि CO2 बनाएगा. मतलब स्टूडेंट को ये पता होना चाहिए कि कंप्लीट कंबस्शन में क्या, कौन सा वाला एलिमेंट क्या बनाता है. कार्बन का कंप्लीट कंबस्शन का मतलब उसका CO2 बनना चाहिए. सल्फर के कंप्लीट कंबस्शन का मतलब SO2 बनना चाहिए. फास्फोरस के कंप्लीट कंबस्शन का मतलब P2O5 बनना चाहिए. नाइट्रोजन के कंप्लीट कंबस्शन का मतलब NO2 बनना चाहिए. खैर इतना ज्यादा तो नहीं पूछेंगे, लेकिन कार्बन के कंप्लीट कंबस्शन का मतलब उसको CO2 बनना चाहिए, और सल्फर के कंप्लीट कंबस्शन का मतलब उसको SO2 बनना चाहिए. किसी भी हाइड्रोकार्बन या ऑक्सीजन कैरिंग कंपाउंड, ईथर हो गया, एल्डिहाइड, कीटोन, एल्कोहल, ऑक्सीजन कैरिंग कंपाउंड से किसी भी हाइड्रोकार्बन या ऑक्सीजन कैरिंग कंपाउंड का कंप्लीट कंबस्शन होने पर CO2 और H2O लिक्विड बनेगा. CO2 गैस और H2O लिक्विड. ठीक है, फिर से बता रहा हूं मैं, ये छोटी छोटी बातें बहुत इंपॉर्टेंट है. C ग्रेफाइट प्लस O2 गैस इज इक्वल टू CO2, बिल्कुल बैलेंस्ड रिएक्शन है. CO2 का 1 मोल बना है, कार्बन के 1 मोल का कंबस्शन हुआ है, तो एंथैल्पी ऑफ कंबस्शन का करेक्ट रिएक्शन हुआ. कैसे? जब 1 मोल कोई भी एलिमेंट बनेगा अपने, जब 1 मोल कोई भी एलिमेंट ऑक्सीजन के एक्सेस में कंबस्शन करेगा, तो उस दौरान जो हीट एनर्जी रिलीज करेगा कांस्टेंट प्रेशर टेम्परेचर कंडीशंस पर, उसको बोला जाएगा एंथैल्पी ऑफ कंबस्शन. तो -100 किलो जूल्स को तुम कार्बन का एंथैल्पी ऑफ कंबस्शन बोल सकते हो. क्यों? क्योंकि कार्बन का 1 मोल है और ऑक्सीजन के एक्सेस में हुआ है, तभी CO2 बना है. CO2 में कार्बन का ऑक्सीडेशन नंबर हाईएस्ट है +4. कार्बन इससे ऊपर ऑक्सीडेशन स्टेट में नहीं जा सकता, ऑक्सीडेशन स्टेट की बात भी नहीं है ये. कार्बन का कंप्लीट कंबस्शन में CO2, सल्फर के कंप्लीट कंबस्शन में SO2 बनना चाहिए, नाइट्रोजन में NO2 बनना चाहिए. अब देखो, नीचे वाले रिएक्शन के एंथैल्पी चेंज की जो वैल्यू है -80 किलो जूल्स, इसको तुम कार्बन का एंथैल्पी ऑफ कंबस्शन नहीं बोल सकते, लेकिन तुम इसको कार्बन मोनोऑक्साइड का एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन जरूर बोल सकते हो. आ रही बात समझ में? इस -80 किलो जूल्स को तुम कार्बन मोनोऑक्साइड का एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन जरूर बोल सकते हो, कोई तुम्हें रोक नहीं सकता, क्योंकि कार्बन मोनोऑक्साइड का 1 मोल बना है, एलिमेंट्स से बने हैं जो कि स्टैंडर्ड कंडीशंस में लिए गए हैं. तो इस -80 किलो जूल्स को एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ
CO बोल सकते हो। एक और चीज, -100 किलो जूल्स को तुम कार्बन डाइऑक्साइड का एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन भी बोल सकते हो। इसका मतलब है कि कई बार किसी एलिमेंट का एंथैल्पी ऑफ कंबशन किसी मॉलिक्यूल का एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन के आंसर के इक्वल भी हो सकता है। एक और रिएक्शन देखो, हाइड्रोजन का कंबशन जब भी करोगे तो हाइड्रोजन के कंबशन में H2O लिक्विड बनता है। ये सारी टेक्निकलिटी पता होनी चाहिए। तो इस रिएक्शन का एंथैल्पी चेंज मान लो है -Z, माइनस तो होगा ही क्योंकि एंथैल्पी ऑफ कंबशन हमेशा नेगेटिव होता है। तो इस रिएक्शन का जो -Z आंसर है, इस -Z को तुम हाइड्रोजन के एंथैल्पी ऑफ कंबशन बोल सकती हो। इस -Z को तुम वाटर, लिक्विड वाटर, लिक्विड वर्ड लगाना जरूरी है, वाटर वेपर नहीं, लिक्विड वाटर। ये -Z जो है ये लिक्विड वाटर का एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन का भी रिएक्शन होगा। तो -Z is also the enthalpy of formation of liquid water and -Z is also the enthalpy of combustion of hydrogen gas. So technically what is enthalpy of combustion? When 1 mole of any substance undergoes combustion in excess of air, the amount of heat energy released which is measured at constant pressure temperature conditions is known as enthalpy of combustion. Now और देखो, धीरे धीरे करके डाउट्स क्लियर होते जाएंगे। मान लो मैंने लिखा C4H10 गैस प्लस O2 इज इक्वल टू 4CO2 गैस, यहां भी लिखा गैस, प्लस H2O, वहां पर लिखा है तो यहां 5H2O लिक्विड। ध्यान देने वाली बात यह है कि इसके आगे तो 1 मोल ही होना चाहिए, चाहे कुछ भी हो जाए, 1 मोल के लिए होता है ये डिफाइंड। दूसरी चीज, अगर यहां पर कुछ चेंज नहीं कर सकते, लिमिटेड है, तो बाकी जगह अपने हिसाब से चेंज कर सकते हैं। तो ऑक्सीजन कितने होंगे, 4 2 8 और यहां पर 5, 8 + 5 13, तो यहां पर हो गया 13/2। ये जो रिएक्शन बोर्ड पे लिखा हुआ है इसको एंथैल्पी ऑफ कंबशन ऑफ C4H10 का रिएक्शन कह सकते हो। इस रिएक्शन का जो एंथैल्पी चेंज है वो मान लो है -450 किलो जूल्स। कंसीडर कर लो कि -450 किलो जूल्स है, तो तुम कह सकते हो कि -450 किलो जूल्स इज द एंथैल्पी ऑफ कंबशन ऑफ C4H10। -450 किलो जूल्स एंथैल्पी ऑफ कंबशन ऑफ C4H10 होगा। मान लो एक और रिएक्शन लिखने आ गया, CH3OH लिक्विड मिथाइल एल्कोहल प्लस O2 इज इक्वल टू CO2 प्लस H2O। CO2 गैस प्लस H2O लिक्विड और यहां पर ऑक्सीजन गैस। अब सवाल उठता है कि इसके आगे तो 1 ही होना पड़ेगा, कुछ नहीं कर सकते। कार्बन एक ही बार है, बैलेंस्ड है, हाइड्रोजन 4 बार है तो यहाँ 2 लगा देते हैं। ऑक्सीजन सबसे लास्ट में बैलेंस करना चाहिए, तो कितने हो गए, ऑक्सीजन 2 और यहां पर 2, 2 + 2 4, एक यहां पर पहले ही आ चुका है तो इसलिए यहां 2 नहीं लिख सकते हैं, 3/2 लिखना पड़ेगा। तो इस रिएक्शन के एंथैल्पी चेंज मान लो है -380 किलो जूल्स, तो -380 किलो जूल्स को बोला जाएगा एंथैल्पी ऑफ कंबशन ऑफ मिथाइल अल्कोहल। तो एंथैल्पी ऑफ कंबशन क्या होता है, जब 1 मोल किसी भी सब्सटेंस का ऑक्सीजन के एक्सेस में कंबशन किया जाता है तो उस रिएक्शन का जो हीट एनर्जी हम कैलकुलेट करते हैं कांस्टेंट प्रेशर टेम्परेचर कंडीशंस को मेंटेन करते हुए, उसको एंथैल्पी ऑफ कंबशन बोलते हैं। किसी किसी मॉलिक्यूल के एंथैल्पी ऑफ, किसी एलिमेंट के एंथैल्पी ऑफ कंबशन किसी दूसरे मॉलिक्यूल के एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन के बराबर होता है। तो -100 को एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ CO2 कह सकते हो, -100 किलो जूल्स को एंथैल्पी ऑफ कंबशन ऑफ कार्बन भी कह सकते हो। लेकिन -80 को एंथैल्पी ऑफ कंबशन ऑफ कार्बन नहीं कह सकते, लेकिन -80 को एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ CO जरूर कह सकते हो। कार्बन का कंबशन करोगे CO2 गैस, हाइड्रोजन का कंबशन करोगे H2O लिक्विड, नाइट्रोजन का NO2 गैस, सल्फर का SO2, और किसी भी हाइड्रोकार्बन या ऑक्सीजन कैरिंग कंपाउंड का कंबशन करोगे तो CO2 और H2O। इन 5 इंफॉर्मेशन की जरूरत है, बाकी की जरूरत भी नहीं है। कार्बन का CO2, हाइड्रोजन का H2O लिक्विड, नाइट्रोजन का NO2, सल्फर का SO2 और हाइड्रोकार्बन या किसी भी ऑक्सीजन कैरिंग कंपाउंड का कंबशन करोगे तो CO2 गैस और H2O लिक्विड बनेगा। आगे देखो,
एक क्वेश्चन के फॉर्म में समझाता हूं। फाइंड द एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ CH3OH liquid if the enthalpy of combustion of CH3OH liquid is minus X kilojoules and enthalpy of formation of CO2 gas and H2O liquid is minus Y and minus Z kilojoules per mole respectively. इसको केवल आपको समझना, अभी कुछ भी सॉल्व नहीं करना है, केवल अच्छी तरह से सीखने की कोशिश करनी है। अगर ये न्यूमेरिकल होगा तो जहां मैंने एक्स वाई जेड लिखा है वहां कुछ नंबर आ जाएंगे। सॉल्व करने का तरीका देखो केवल। सबसे पहली चीज, जब भी ऐसा क्वेश्चन आए तो अपने क्वेश्चन पे फोकस करो। क्वेश्चन ने पूछा क्या है? क्वेश्चन ने मिथाइल अल्कोहल के एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन का आंसर पूछा है, ठीक है? तो जो क्वेश्चन ने पूछा उसका रिएक्शन सबसे पहले लिख दो। मिथाइल अल्कोहल लिक्विड किससे बना है? ये कार्बन ग्रेफाइट से बना है प्लस 2H2 गैस से बना है प्लस हाफ O2 गैस से बना है। ये तुम्हारा क्वेश्चन है, इसका एंथैल्पी इन्होंने पूछा है। सपोर्ट में क्या क्या रिएक्शन दिया हुआ है? सपोर्ट में रिएक्शन दिया हुआ है एंथैल्पी ऑफ कंबस्शन ऑफ मिथाइल अल्कोहल। तो मिथाइल अल्कोहल का कंबस्शन अभी लिखा था रिएक्शन, तो याद है 3/2 O2 गैस इज इक्वल टू CO2 गैस प्लस 2H2O लिक्विड, और इसका डेल्टा H दिया हुआ है -X। और सपोर्ट में क्या रिएक्शन दिया है? CO2 गैस C ग्रेफाइट प्लस O2 गैस इज इक्वल टू CO2, डेल्टा H इज इक्वल टू -Y, और H2O लिक्विड किससे बनेगा? हाइड्रोजन गैस प्लस हाफ ऑक्सीजन गैस से बनेगा H2O लिक्विड। इसका जो डेल्टा H है वो -Z दिया हुआ है। अब बिल्कुल ध्यान दो, इस रिएक्शन का एंथैल्पी चेंज पूछा है। ये क्या रिएक्शन है? ये एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ मिथाइल अल्कोहल का रिएक्शन है। इसके सपोर्ट में क्या दिया है? इसके सपोर्ट में ये 3 रिएक्शंस दिया, एंथैल्पी दिया। एक्चुअल क्वेश्चन रहेगा एग्जाम का, मान लो क्वेश्चन होता है ये, मान लो 9 तारीख को थर्मोडायनेमिक्स आ रहा है, वैसे तो नहीं आ रहा है, और उसमें मान लो ये कुछ वैल्यू दिए हुए हैं, यहां पर -200 -400 -600 ऐसा कुछ दिया हुआ है, और ये फाइंड आउट करना है अपने को। तो कैसे होगा ये? इन रिएक्शंस को मैनिपुलेट करके ये ऊपर वाले रिएक्शन तक जाना है। ग्रीन कलर से जो रिएक्शंस लिखे हुए हैं उसको मैनिपुलेट करके येलो कलर में जो रिएक्शन है वहां तक पहुंचना है। वॉट एवर मैनिपुलेशन इज डन विद द केमिकल रिएक्शंस, द सेम कैन ऑल्सो बी डन विद देयर एंथैल्पीज। इस सेंटेंस का मतलब है कि अगर 2 रिएक्शंस को, 3 रिएक्शंस को, 4 रिएक्शंस को ऐड करते हो तो उनके एंथैल्पीज को भी ऐड कर सकते हैं। अगर 2 रिएक्शन को सब्ट्रैक्ट करते हो तो उनके एंथैल्पीज को भी सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। अगर एक रिएक्शन को किसी न्यूमेरिकल वैल्यू से मल्टीप्लाई करते हो, वो न्यूमेरिकल वैल्यू होल नंबर हो ना हो फर्क नहीं पड़ता, तो उसके एंथैल्पी को भी, उस रिएक्शन के एंथैल्पी को भी उसी नंबर से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। और ये सारी चीजें क्यों कर सकते हैं हम? क्योंकि एक स्टेट फंक्शन है और दूसरा एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी भी है, ऐड ऑन कर सकते हैं, सब्ट्रैक्शन कर सकते हैं। तो तुम सोचो कि इस रिएक्शन से अगर इस रिएक्शन तक जाना है तो क्या करना पड़ेगा? सबसे पहले फर्स्ट वाले रिएक्शन को, फर्स्ट मतलब मैं मार्किंग कर देता हूं, ये अपना फर्स्ट रिएक्शन है, ये सेकंड रिएक्शन है,
ये थर्ड रिएक्शन रफ में करके देख सकते हो, जैसे मैं बोल रहा हूं। फर्स्ट रिएक्शन को मैं रिवर्स कर दूंगा, घुमा दूंगा। घुमाने का मतलब है कि CO2 इधर आ जाएगा, 2H2 इधर आ जाएगा, एल्कोहल उधर चला जाएगा, 3/2O2 उधर चला जाएगा। अगर रिएक्शन को रिवर्स करते हो तो उसके एंथैल्पी का साइन बदल जाएगा। तो फर्स्ट रिएक्शन को रिवर्स करो, किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई मत करो। क्यों? क्योंकि मिथाइल अल्कोहल एक ही बार चाहिए। तो तुमने रिएक्शन रिवर्स किया तो एंथैल्पी हो गया +X। सेकेंड रिएक्शन को ऐसा ही रहने दो और थर्ड रिएक्शन को 2 से मल्टीप्लाई कर दो और सबको ऐड कर दो। फिर से कह रहा हूं, रफ में करके देखो तुरंत। फर्स्ट रिएक्शन को रिवर्स करो, सेकेंड रिएक्शन को वैसे ही रहने दो और थर्ड रिएक्शन को 2 से मल्टीप्लाई करो और इस रिवर्स वाले रिएक्शन को, सेकेंड वाले को और थर्ड वाले को 2 से मल्टीप्लाई करने के बाद ऐड करो, तो तुम रफ में देखोगे तुम्हें ये वाला रिएक्शन मिल जाएगा। तो वो जो रिएक्शन तुम्हें मिला है उसका एंथैल्पी फिर क्या हो जाएगा? +X -Y -2Z। तो इसका मतलब ये जो रिएक्शन, जो क्वेश्चन ने पूछा था, इस क्वेश्चन का जो एंथैल्पी चेंज का आंसर है वो ये हो जाएगा। तो कंपटीशन में ये बिना करे समझना है आपको। अभी तो आप 2 4 5 क्वेश्चन करेंगे, लेकिन टेस्ट में बिना करे आपको समझना है कि मिथाइल अल्कोहल मुझे एक ही बार चाहिए तो, और राइट में चाहिए, तो उसको मैंने रिवाइंड कर दिया। जैसे रिएक्शन को रिवाइंड करोगे एंथैल्पी चेंज का आंसर प्लस में हो जाएगा। कार्बन एक ही बार चाहिए तो यहां पर एक ही बार है, लेफ्ट में है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। हाइड्रोजन मुझे लेफ्ट में चाहिए और 2 बार चाहिए, तो पूरे रिएक्शन को 2 से मल्टीप्लाई, एंथैल्पी भी 2 से मल्टीप्लाई, फिर ऐड करोगे, ये रिएक्शन ऑब्टेन कर लोगे, तो एंथैल्पी चेंज का आंसर भी उसका ये होगा। तो ये सारा जो कैलकुलेशन अपन ने किया है कि रिएक्शन को रिवर्स करने पर एंथैल्पी का साइन का पलट जाना, रिएक्शंस को ऐड करते वक्त एंथैल्पीज को भी ऐड करना, और कभी मान लो रिएक्शन को सब्ट्रैक्ट करना पड़े, यहां तो नहीं करा, तो एंथैल्पी को भी सब्ट्रैक्ट करना। ये सारी चीजें जो है वो हम लोग कर रहे हैं अकॉर्डिंग टू हेज लॉ ऑफ हीट समेशन। हेज लॉ ऑफ हीट समेशन, हेज लॉ आपसे कोई नहीं पूछेगा, स्टेटमेंट का कोई इंपॉर्टेंस नहीं है। एप्लीकेशन, हेज लॉ ये कहता है कि whenever 2 or more than 2 reactions are subtracted, added, or any reaction is multiplied by 2, their enthalpies are also subtracted, added, or multiplied by 2. Whatever changes are done in the reactions, the same should also be done with their enthalpies. तो इसका मतलब इस रिएक्शन का जो एंथैल्पी चेंज का आंसर होगा वो ये हो जाएगा। अगर यही क्वेश्चन होता तो ये इसका आंसर होता, लेकिन क्वेश्चन में x और y और z की जगह पे कुछ नंबर दिए रहेंगे, तो सॉल्व करने पर ये इसका आंसर आ जाएगा। कितने बच्चों को ये समझ में आ गया? सारी चीजें एक बार प्रॉपर लिख के बताइए कि एंथैल्पी ऑफ कंबशन क्या होता है, एंथैल्पी ऑफ कंबशन को कैसे कैलकुलेट किया जाता है। इसका साइन हमेशा नेगेटिव होगा क्योंकि कंबशन एक्सोथर्मिक रिएक्शन है, और इसको सॉल्व करने का ही तरीका होगा। जब तक ये क्वेश्चन खुद से नहीं करोगे तब तक फुल प्रूफ 100% समझ में नहीं आएगा। पहले इतना लिख करके, पहले यहां तक बताओ कितने बच्चों को क्लियर हो गया? लिख करके बताइए जल्दी से। ठीक है, काफी बच्चों को क्लियर है। 2 4 5 बच्चे रिपीट करने के लिए बोल रहे हैं, तो रिपीट की जरूरत नहीं है, अभी आप करोगे तो क्लियर होगा, और वो धीरे धीरे क्लियर होगा। एकदम से पहली बार में 100% बच्चों को क्लियर हो जाए ऐसा नहीं है, वो धीरे धीरे ही होगा, इलस्ट्रेशंस के हेल्प से ही होगा वो। अब इलस्ट्रेशन नहीं बल्कि क्वेश्चन है जो कि कई बच्चे खुद ट्राई करेंगे, और बाकी मैं फिर से सॉल्व करूंगा। क्वेश्चन है, इफ द एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन of C2H2 gas is plus 20 किलो जूल्स, अब कुछ नंबर ले ले जैसे कि और बेहतर फील आ जाए, एंड एंथैल्पी ऑफ combustion of C is minus 240 kilojoules and enthalpy
of combustion of H2 is minus 200, then find the enthalpy of combustion of C2H2 गैस। इसको सॉल्व करिए। पहले मैं थोड़ा टाइम दूंगा, उसके बाद सॉल्व करूंगा। पहले देखते हैं कितने बच्चे इसका आंसर सॉल्व करके लिख सकते हैं। 2 मिनट तो काफी ज्यादा दिया, एग्जाम में इस क्वेश्चन को 1 मिनट में करना है। काफी बच्चों ने कर लिया होगा, देख लेते हैं। प्रियांश ने पूछा व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन हीट ऑफ कंबशन एंड एंथैल्पी ऑफ कंबशन। कोई फर्क नहीं है, साइन में फर्क है बस। बाकी यहां पर मॉड्यूल में वो साइन में भी डिफरेंस नहीं है, कोई फर्क नहीं है, नो डिफरेंस। कुछ ने आंसर दिया है, अब मैंने दिया है, चलो सॉल्व करते हैं, चेक करते हैं कितने बच्चों का सही है, फिर वो फाइनली लिख के बताएं करेक्ट, क्योंकि आंसर से उतना 2-3 बच्चों का आंसर दिखा मुझे। देखो इसमें प्रोटोकॉल फॉलो करना पड़ता है कि करने का तरीका क्या है, उलझना नहीं कि स्टार्ट कहां से लेना है। इन्होंने क्या पूछा उस पर सबसे पहले फोकस करना चाहिए। इन्होंने एंथैल्पी ऑफ कंबशन ऑफ C2H2, जो चीज पूछा है उस पर सबसे पहले उस सेंटेंस को देखो। एंथैल्पी ऑफ कंबशन ऑफ C2H2 पूछा है, तो ये रिएक्शन लिख दो जो उन्होंने पूछा है। C2H2 गैस प्लस O2 गैस इज इक्वल टू 2CO2 गैस प्लस H2O। अब मेरे पास लिमिटेशन है कि मैं इसके आगे 1 ही लिखना पड़ेगा मुझे, बाकी मैं कुछ भी कहीं भी सेटिंग कर दूं तो ये 2 बैलेंस कर दिया, हाइड्रोजन 2 है तो 5, 2 + 2 4 + 1 5, यहां 5/2 हो जाएगा। ये मेरा क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन का इनको एंथैल्पी चेंज का आंसर चाहिए। तो सबसे पहला चीज इनिशिएट करना किसी क्वेश्चन को बहुत इंपॉर्टेंट होता है, खास करके क्लास 11th के बच्चों के लिए। वो सोच नहीं पाते हैं कि क्वेश्चन को स्टार्ट कहां से करें, समझ में तो आ रहा कैसे करना है, लेकिन स्टार्ट कहां से ले। तो सबसे पहला चीज है कि जो पूछा है उसका रिएक्शन लिख दो, कॉपी में रफ में लिख दो। अब सपोर्ट में क्या रिएक्शन दिया है, सपोर्ट में उन्होंने C2H2 का फॉर्मेशन दिया है, ठीक है। तो C2H2 गैस कैसे फॉर्म करेगा, ये बनेगा 2C ग्रेफाइट से प्लस H2 गैस से। कितना दिया है, +20, ठीक। और क्या है, कार्बन प्लस ऑक्सीजन गैस
इज इक्वल टू CO2 गैस। अब एग्जाम के टाइम में पूरा पूरा लिखने की जरूरत नहीं है, मतलब अगर कंपटीशन की बात कर रहा हूं, ये टाइम का वेस्टेज है, पूरा जी लिखना, ग्रेफाइट लिखना, ये तो स्कूल के एग्जाम में आता है, तो ऐसा लिख सकते हैं आप, वहां तो सीधे लिख सकते हो आप। तो इसका जो डेल्टा H है वो तुम्हारा हो जाएगा कितना, -240। और थर्ड और लास्ट H2 गैस प्लस हाफ O2 गैस इज इक्वल टू H2O लिक्विड। इसका जो डेल्टा H है वो दिया हुआ है -200। सारे वैल्यूज किलो जूल्स में है और किलो जूल्स में ही रहेंगे भी। अब क्या करना पड़ेगा मुझे, इसको रिवर्स करना पड़ेगा, क्योंकि मुझे लेफ्ट हैंड साइड में चाहिए। तो इसको जैसे मैं रिवर्स करूंगा तो ये मेरा हो जाएगा -20। और क्या करना पड़ेगा, मुझे कार्बन डाइऑक्साइड 2 मोल्स चाहिए, ये देखो राइट में चाहिए और 2 बार चाहिए। तो इस पूरे रिएक्शन को 2 से मल्टीप्लाई करूंगा, तो एंथैल्पी भी 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, और ये हो जाएगा -480, ये हो जाएगा -480। और थर्ड तीसरा, मुझे वाटर का मॉलिक्यूल एक ही बार चाहिए और राइट में चाहिए, तो वाटर का मॉलिक्यूल एक ही बार है, राइट में भी है, तो इस रिएक्शन को एज इट इज ले लूंगा, ये हो जाएगा -200। तो 480 और 20 500, तो इसका आंसर हो जाएगा -700। रफ में रिएक्शन भी चेक कर सकते हो तुम, रफ में रिएक्शन को भी चेक कर सकते हो कि अगर इस रिएक्शन को रिवाइंड कर दिया जाए, इसको 2 से मल्टीप्लाई किया जाए और इसको कुछ ना किया जाए, इसका रिवर्स रिएक्शन जो आएगा, ये रिएक्शन और ये रिएक्शन सबको ऐड कर दो, ऐड करने पर ये रिएक्शन बन रहा होगा। अगर कोई नहीं देख पा रहा तो मैं लिख के भी दिखा सकता हूं कि इसको रिवाइंड कर दो, इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दो और इसको ऐसे रहने दो और ऐड कर दो। रिवाइंड करने के बाद वाला जो रिएक्शन आएगा, ये वाला 2 से मल्टीप्लाई करने के बाद और ये ऐड करोगे तो ये रिएक्शन बन जाएगा, तो उसका एंथैल्पी भी ये आ जाएगा। चलिए फाइनल लिख के बताइए कितने बच्चों का करेक्ट है, कितने बच्चों को क्लियर हो गया है अभी तक। क्लियर है, करेक्ट है काफी बच्चों का, ज्यादातर बच्चों का वैसे तो करेक्ट है। ठीक है, तो इसका साइन जो है -700, साइन का भी बहुत इंपॉर्टेंस है इसमें, दोनों ऑप्शंस रह सकते हैं। इस क्वेश्चन का आंसर -700 है। वैसे भी एंथैल्पी ऑफ कंबशन का जो आंसर है वो नेगेटिव आना चाहिए, क्योंकि कंबशन जो है वो एक एक्सोथर्मिक रिएक्शन होता है, और जो आंसर होगा वो ऑब्वियस सी बात है किलो जूल्स में होगा, क्योंकि सारे वैल्यूज किलो जूल्स में ही गिवन थे। ठीक है, और एक चीज ध्यान रखना कि एंथैल्पी ऑफ कंबशन, एंथैल्पी ऑफ कंबशन इज ऑलवेज डिफाइंड फॉर 1 मोल ऑफ सब्सटेंस। 1 मोल सब्सटेंस के लिए एंथैल्पी ऑफ कंबशन हमेशा डिफाइंड रहता है। ठीक है, पहले इन स्लाइड्स का फोटोग्राफ ले लो, फिर आगे पढ़ते हैं, जिससे कि स्लाइड अगर डिलीट हो जाए तो कोई प्रॉब्लम ना है, क्योंकि हम लोग क्वेश्चंस की तरफ जाएंगे जो मॉड्यूल में है और समझने के लिए। पहला स्लाइड, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ। थ्योरी बहुत कम है इस पोर्शन में, एप्लीकेशन बहुत ज्यादा है। फिफ्थ, 5 स्लाइड्स थे, अब इधर आ जाते हैं। ये देखो कुछ छोटे छोटे क्वेश्चन, मतलब कुछ पेन नहीं चलाना है, ऐसे देख के बताना है। 27th, गिवन स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन of carbon monoxide and carbon dioxide are this and this. The heat of combustion, इस पूरे मॉड्यूल में उन्होंने हीट वर्ड यूज किया है, वो एक्चुअली में एंथैल्पी है। हीट वर्ड यूज किया है, बाकी वो है क्या, एंथैल्पी। द हीट ऑफ कंबशन व्हेन 1 मोल ऑफ ग्रेफाइट बर्न्स, कौन सा वाला चूज करोगे, ये पहला वाला चूज करोगे -110 कि -394 चूज करोगे, क्या करोगे? ए बी सी डी में किसको चूज करोगे, लिख करके बताओ जरा, अभी सिखाया मैंने थोड़ी देर पहले। सी को चूज करेंगे, बिल्कुल सही है, क्योंकि ग्रेफाइट का कंबशन तभी माना जाएगा कंप्लीट कंबशन जब वो CO2 बनाएगा।
ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ये एक बहुत अच्छा क्वेश्चन है, मतलब ये क्वेश्चन जे एडवांस्ड के है कुछ नहीं, बाकी थोड़ा सा क्योंकि ज्यादा लॉजिकल है इसलिए वो एडवांस्ड के क्वेश्चन आ सकते हैं। बाकी एडवांस्ड में डायनेमिक्स से क्वेश्चन आते हैं और मेंस में इधर से आते हैं, एंथैल्पी से आते हैं। 29 क्वेश्चन सॉल्व करना है, 1 मिनट का समय मिलेगा। व्हेन अ सर्टेन अमाउंट ऑफ एथिलीन, एथिलीन का मतलब होता है C2H4। कई बार बच्चे यहां गलती करते हैं, C2H2 is acetylene, ethylene. When a certain amount of C2H4 was burned, 6226 226 6226 kilojoules heat was evolved. हीट इवॉल्व हो रहा है मतलब एक्सोथर्मिक रिएक्शन है, डेल्टा एच नेगेटिव होगा। इफ हीट ऑफ कंबस्शन ऑफ ethylene is 1411, the volume of oxygen at NTP that entered into the reaction. एथिलीन का एंथैल्पी ऑफ कंबस्शन दिया है -1411, और क्योंकि एंथैल्पी ऑफ कंबस्शन नेगेटिव होता है, हीट वर्ड से कंफ्यूज नहीं होना है। और इन्होंने पूछा है कि कितना ऑक्सीजन इसमें खर्च होगा, ऑक्सीजन का वॉल्यूम पूछा है जो कि एथिलीन को कंबस्शन करने के लिए चाहिए। तो कैसे इस क्वेश्चन को अप्रोच करोगे, कैसे सॉल्व करोगे? ये एक ऐसा क्वेश्चन है जो कि जनरली बच्चे, मतलब 100 स्टूडेंट्स में से 50-60 बच्चे इस क्वेश्चन में डाउट पूछ लेते हैं, तो अपन ने इस क्वेश्चन को जानबूझ के उठाया। इसलिए कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को? एक मिनट का समय दूंगा। फिर उसके बाद सॉल्व करूंगा इस क्वेश्चन को और होमवर्क बताऊंगा। होमवर्क जरूर से करना है, क्योंकि जब आप करोगे और अटकोगे और उसको पूछोगे डाउट में तो ही सीखोगे ये टॉपिक ऐसा है। चलो मैं बताता हूं, एक मिनट मुझे लगता है खत्म हो गया होगा। देखो, एक बॉक्स रहा होगा इस तरह का और इसके अंदर C2H4 होगा। क्वेश्चन बनाने वाला कह रहा है कि इस बॉक्स में जितना भी C2H4 है उसको जब जलाया गया, उसका जब कंबशन किया गया तो 6226 किलोजूल हीट निकला। ठीक, बहुत अच्छी बात है। और C2H4 का एंथैल्पी ऑफ कंबशन ये है। मैंने तुमको बताया था अभी थोड़ी देर पहले कि एंथैल्पी ऑफ कंबशन इज ऑलवेज डिफाइंड फॉर 1 मोल ऑफ सब्सटेंस। इससे यह समझ में आ रहा है कि जब 1 मोल C2H4 को जलाया जाएगा उस समय 1411 किलो जूल्स हीट रिलीज होगा। और यहां पर जितना भी C2H4 है उसको जब कंबशन किया जा रहा है तो 6226 किलो जूल निकल रहा है। तो इससे क्लियर कट समझ में आ रहा है मैथ्स के अकॉर्डिंग कि अगर मैं 6226 को 1411 से डिवाइड कर देता हूं तो मुझे पता चल जाएगा कि इस बॉक्स के अंदर, इस कंटेनर के अंदर, इस वेसल के अंदर कितना मोल C2H4 है। और एक बार अगर ये मोल पता लग गया, 4 पॉइंट समथिंग आएगा ये, तो मैं रिएक्शन लिख दूंगा C2H4 प्लस O2 इज इक्वल टू 2CO2 प्लस 2H2O, और ऑक्सीजन जो है इसके आगे लिख दूंगा 3। C2H4 प्लस 3O2 इज इक्वल टू 2CO2 प्लस 2H2O, ऑक्सीजन के आगे लिख दूंगा 3। तो इसका मतलब इसके जितने मोल्स होंगे, मोल कॉन्सेप्ट से उसका 3 टाइम्स ऑक्सीजन यूज होगा। ऑक्सीजन के जो मोल्स है वो जाएंगे 6226 अपॉन 1411 मल्टीप्लाइड बाई 3, और एनटीपी पर मोल्स को वॉल्यूम में चेंज करने के लिए 22.4 से मल्टीप्लाई करेंगे, क्योंकि 1 मोल गैस का वॉल्यूम एनटीपी पर 22.4 लीटर्स होता है। तो फाइनली इस क्वेश्चन का जो आंसर ऑप्शंस के अकॉर्डिंग दिख रहा है, मुझे सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, वो डी हो नहीं सकता, सी हो नहीं सकता, ए तो पॉसिबल ही नहीं है क्योंकि लीटर में आएगा, ये बहुत बड़ा आंसर आएगा, तो ये बी आंसर हो जाएगा इसका। तो कॉमन सेंस भी यूज कर सकते हो, कैलकुलेशन टाइम बचा सकते हो। कई बार बच्चे कैलकुलेट करने की कोशिश करते हैं, तो कहां कैलकुलेशन करना है कहां नहीं करना है वो भी
उस सिचुएशन पे, उस क्वेश्चन पे डिपेंड करता है, ऑप्शंस पे डिपेंड करता है। कितने बच्चों को करेक्ट है लिख के बताइए जरा। कितने बच्चों का करेक्ट है? बहुत सारे बच्चों का करेक्ट है। प्रणव का, अथर्व का, अस्तित्व जैन का, और ऐसे बहुत सारे बच्चे होंगे जो लिख नहीं रहे, बाकी सबका लगभग करेक्ट है ये क्वेश्चन। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। पहले मैं होमवर्क बता दूं, फिर आगे पढ़ाता हूं, भी 5 मिनट और है। देखो, तुम्हें क्या करना है, यहां से क्वेश्चन को सॉल्व करना स्टार्ट करना है, 1 से स्टार्ट करना है, लगातार क्वेश्चंस करने हैं, बस ये क्वेश्चंस छोड़ देना है। क्वेश्चन नंबर 7, 8, 9, बस ये 3 क्वेश्चन छोड़ना है, 7, 8 और 9। ये किरचॉफ्स इक्वेशन के ऊपर बेस्ड है, अभी आगे बताऊंगा। ये 7, 8, 9 छोड़ करके बाकी लगातार क्वेश्चंस जो है वो सॉल्व करते जाना है। कहां तक करना है बता देता हूं, बहुत ज्यादा टाइम लगेगा नहीं, यहां तक करना है, 31 तक तो करना है, अभी तक जितना पढ़ा है। ठीक है, 5 मिनट में अगर और पढ़ा देता हूं तो थोड़ा सा होमवर्क बढ़ जाएगा, 31 तक अपने को करना है। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। बस ज्यादातर क्वेश्चन जो है वो हेज लॉ के ऊपर बेस्ड है, जो कि मैंने बता दिया है कि अगर किसी रिएक्शन को ऑब्टेन करने के लिए 2 रिएक्शंस को ऐड करना पड़ रहा है, तो उस रिएक्शन का एंथैल्पी भी ऑब्टेन करने के लिए उन दोनों रिएक्शंस के एंथैल्पीज को ऐड करना पड़ेगा। Whatever changes are made in the reactions, the same should also be implemented in their enthalpies. Now, the third enthalpy that we need to study, that it is enthalpy of neutralization. Neutralization enthalpy. Now, what is neutralization? Technically, neutralization is again an exothermic reaction. Whenever the H plus ions coming from an acid combines with the OH minus ions coming from a base, the reaction is known as a neutralization reaction. And in such reaction, water molecules are formed, and the amount of heat energy released when one equivalent of strong acid combines with one equivalent of strong base, the amount of heat energy released at constant, which is measured at constant pressure and temperature conditions, is known as enthalpy of neutralization. In case the temperature is 298 Kelvin and pressure is 1 atm or 1 bar, approximately 1 atm, exactly 1 bar, then it is known as standard enthalpy of neutralization. तो कुछ गौर करने वाली बातें हैं यहां पर। न्यूट्रलाइजेशन एक एक्सोथर्मिक रिएक्शन होता है। न्यूट्रलाइजेशन के दौरान एसिड से आने वाले H प्लस आयंस बेस के OH माइनस आयंस के साथ रिएक्शन कर जाते हैं। और अब की बार एक और बहुत अहम बात है, वन इक्विवेलेंट, व्हेन वन इक्विवेलेंट of strong acid combines with one equivalent of strong base, the amount of heat energy released at constant P and T conditions is known as enthalpy of neutralization.
और अब की बार इसकी वैल्यू एग्जैक्टली फिक्स्ड है, -13.7 किलो कैलोरीज। ये नंबर याद करना पड़ेगा। ये एक एंथैल्पी जिसका नंबर आपको याद होना चाहिए, फिक्स्ड है बिल्कुल, लेकिन उसके लिए कंडीशन है कि एसिड और बेस दोनों स्ट्रांग होने चाहिए। और ये -13.7 किलो कैलोरीज जो है वो पर इक्विवेलेंट है, मतलब वन इक्विवेलेंट एसिड का रिएक्शन जिस समय वन इक्विवेलेंट बेस के साथ दोनों अगर स्ट्रांग हो जा रहे हैं तो ये हीट रिलीज होगा। इसको डेप्थ में जाके समझो। 1 किलो कैलोरी जो है वो 4.18 किलो जूल्स भी होता है, ये भी ध्यान रखना। कभी अगर किलो जूल्स में रहे ऑप्शन में तो उसको बदल सकते हैं। मैंने लिया 1 इक्विवेलेंट HCl और उसका रिएक्शन कर दिया 2 इक्विवेलेंट सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ। अब सवाल ये उठता है कि मोल कॉन्सेप्ट से अगर जाओ तो भले तुमने सोडियम हाइड्रोक्साइड के 2 इक्विवेलेंट लिए हैं, लेकिन क्या सोडियम हाइड्रोक्साइड के 2 इक्विवेलेंट रिएक्शन करेंगे? नहीं करेंगे, बिल्कुल नहीं करेंगे। अगर 1 इक्विवेलेंट HCl रिएक्ट कर रहा है तो 1 इक्विवेलेंट ही सोडियम हाइड्रोक्साइड रिएक्ट करेगा, और जो रिएक्शन के बाद प्रोडक्ट बनेगा वो तो खैर ठीक है अपने जगह पे, वाटर का 1 मोल बनेगा और हीट की एंथैल्पी की वैल्यू -13.7 किलो कैलोरी होगा। तो इसका मतलब इससे भी कोरिलेट कर सकते हो, अगर वाटर का 1 मोल बनता है तो यहां पर -13.7 यहीं पर लिख देता हूं क्योंकि टाइम खत्म हो गया है। अगर मैंने यहां पर लिया होता H2SO4, तो अगर मैंने H2SO4 लिया होता 1 मोल तो तब मुझे यहां पर 2 इक्विवेलेंट NaOH लेना पड़ता, तब रिएक्शन के बाद Na2SO4 प्लस 2H2O बनता, तब जो एनर्जी होती, तब एंथैल्पी की वैल्यू जो है वो -13.7 का डबल होता। मतलब जो स्टूडेंट क्वेश्चन को सॉल्व कर रहा है वो रिएक्शन रफ में लिख के देख ले और वाटर के अकॉर्डिंग एंथैल्पी का वैल्यू दे दे। पहली बात तो दोनों स्ट्रांग होने चाहिए, वीक का केस बताऊंगा नेक्स्ट टर्न पे, दोनों स्ट्रांग होने चाहिए। और यहां पर देख लो पानी कितना बन रहा है, अगर 1 मोल बन रहा है वाटर तो इतना हीट, अगर 2 मोल बन रहा है वाटर तो इतना हीट, अगर आधा मोल बन रहा है वाटर तो दिस मल्टीप्लाइड बाय 0.5। वाटर के जो मोल्स बन रहे हैं उसको उठा करके -13.7 से मल्टीप्लाई कर दो, सीधे आंसर आ जाएगा। फिलहाल एंथैल्पी ऑफ न्यूट्रलाइजेशन की वैल्यू भी नेगेटिव होती है और इसकी वैल्यू -13.7 होता है जब 1 इक्विवेलेंट स्ट्रॉन्ग एसिड का रिएक्शन 1 इक्विवेलेंट स्ट्रॉन्ग बेस के साथ कंप्लीटली होता है, तो इतनी एनर्जी रिलीज होती है। ये जो H2SO4 वाली बात है ये शायद कुछ बच्चों का भी क्लियर नहीं हो पाया है टाइम के शॉर्टेज की वजह से, तो इसको हम लोग नेक्स्ट टर्न पे लेंगे। इसका केवल स्क्रीनशॉट ले लीजिए और जहां तक मैंने होमवर्क बताया वहीं तक अपने को करना है, ठीक है। तो नेक्स्ट टर्न पे हम लोग आगे इसको कंटिन्यू करेंगे।